अबाउट स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन मोस्ट रिपीटेडली आता है हमारी कमीशन में। आज हम इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे। स्टेरिलाइजेशन बेसिकली होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ बाय विच एन आर्टिकल और सरफेस और मीडियम बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोथ इन वेजिटेटिव एंड स्पोरिंग स्टेट और स्टेरिलाइज्ड और रिमूव्ड बाय और किलिंग देम। बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है जिससे आर्टिकल या सरफेस या मीडियम मतलब कोई भी चीज़ है, ये बेसिकली हमारे हॉस्पिटल में यूज़ हो रहा होता है। और हॉस्पिटल के जो भी आर्टिकल होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो रूम हो, वहाँ पे एक इन्फेक्टेड पेशेंट हो, बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं? उनकी स्टेरिलाइजेशन करवा रहे होते हैं। हमारे पास फमिगेटिव स्टाफ होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल होता है, उनका बहुत ज़्यादा इस पे स्टेरिलाइजेशन पे फोकस होता है। दो स्टेट होती हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। एक होती है वेजिटेटिव, दूसरी होती है स्पोरिंग। वेजिटेटिव में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्टिव होते हैं और दूसरे भी स्पीड भी हो सकते हैं। स्पोरिंग स्टेट वो होती है जो अनफेवरेबल होती है कंडीशन, मतलब स्पोरिंग बेसिकली हैं तो सही माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर, लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहे। ठीक है, उनको या तो हम रिमूव कर देते हैं, कुछ ऐसे हम अप्लाई करते हैं चीज़ें जिससे वो रिमूव हो जाएं, या तो बिल्कुल ही वो किल हो जाए या वो कम हो जाए। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है हमारा डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन बेसिकली क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन होती है पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब लिविंग सेल में। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो हर स्पोर जो हो वो भी डिसइंफेक्शन से चले जाएं। स्पोर मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते, तो वो वहाँ पर रह भी सकते हैं। या तो उनका जो नंबर ऑफ इन्फेक्शन होता है या नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है स्पोर की ऑर्गेनिज्म की, वो कम कर सकते हैं। डिसइंफेक्शन उसे कहते हैं हम। या तो वो किल्ड हो जाएंगे या तो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। डिसइंफेक्शन वो होता है। फिर आ जाता है हमारा डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट और डिसइंफेक्शन में ये डिफरेंस है कि डिसइंफेक्शन प्रोसेस है, डिसइंफेक्टेंट बेसिकली माइक्रोबल एंटी माइक्रोबल वो चीज़ें हुए हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारा हॉस्पिटल में रूम हो गए, हमारे सरफेस हो गया, हमारे आर्टिकल हो गए, वो क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट जो भी सॉल्यूशन वगैरह होते हैं, केमिकल होते हैं, हम वो अप्लाई कर रहे होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। फिर आ जाता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक वो केमिकल होते हैं कैन बी सेफली अप्लाइड इन अ लिविंग टिश्यू, जो हम मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, डिटोल है, और भी काफ़ी सॉल्यूशन है जो हमें ह्यूमन बॉडी वगैरह लिविंग थिंग पर भी अप्लाई कर रहे होते हैं। उनमें क्या होता है कि या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं या तो इनहिबिट करते हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है उसको कम कर देते हैं। फिर हम स्टेरिलाइजेशन करते क्यों हैं, उसके कुछ पर्पस हैं। यहाँ पे 5 पर्पस दिए गए हैं। टू रेंडर द आर्टिकल फ्री फ्रॉम पैथोजेंस, जो भी हम आर्टिकल हॉस्पिटल में यूज़ कर रहे होते हैं उनको हमें फ्री रखना होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। टू मेक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करना होता है। एक अच्छे हॉस्पिटल का इन्फेक्शन रेट कम हो तो वो अच्छा हॉस्पिटल कहलाता है। टू स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन सर्जिकल, जो भी हम सर्जरी में जो भी आर्टिकल यूज़ कर रहे होते हैं उनमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनको इक्विपमेंट को हम स्टेरिलाइज लाजमी करवाते हैं ताकि हमारा इन्फेक्शन रेट ना बढ़े, हमारे वूंड वगैरह ऑपरेशन के बाद ख़राब ना हो। टू कीप द आर्टिकल्स इन सच ए कंडीशन दैट दे आर रेडी टू यूज़ एट एनी टाइम, हमारे ऑपरेशन थिएटर में जो भी आर्टिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं उनको हम बाद में ऑटोक्लेव या काफ़ी सारी ऐसी मेथड्स होते हैं स्टेरिलाइज करवा के फिर यूज़ करते हैं। फिर 5वें नंबर पे आ जाता है सेफ्टी ऑफ पेशेंट हेल्थ केयर स्टाफ। अब जारी बात है हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लीन होंगे तो उससे पेशेंट को तो अल्टीमेटली सेफ्टी मिलेगी और हेल्थ केयर स्टाफ को भी सेफ्टी मिलेगी, वहाँ से उनको कोई इन्फेक्शन ना लग जाए। अब हम आ जाते हैं मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन पर। कौन कौन से मेथड होते हैं हम किसी भी चीज़ को स्टेरिलाइज अगर हमें करना हो तो सबसे पहले 2 मेन मेथड हैं। सबसे पहले आ जाता है फिजिकल एंड केमिकल। पहले हम फिजिकल को देख लेते हैं। फिजिकल में बेसिकली नेचुरल हीट रेडिएशन आ जाता है, और नेचुरल को देख लेते हैं। नेचुरल में हमारी सनलाइट आ जाती है जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेजेस होते हैं, उससे नेचुरली हमारी स्टेरिलाइजेशन हो रही होती है। ठीक है। फिर आ जाता है हीट। अब हीट में 2 टाइप हैं, ड्राई और मॉइस्ट। तो रेड हीट होती है फ्लेमिंग इंसिग्रेशन, हॉट एयर ओवन और इंफ्रारेड। तो बेसिकली रेड हीट हमारी जो फ्लेमिंग वगैरह ये आपस में मिलते जुलते हैं कि हम आग लगा के गर्म मतलब जो आर्टिकल्स होते हैं उनको हम फ्लेम पे रखते हैं, जब तक वो रेड नहीं हो जाते तो हमें ये लगता है कि वो स्टेलाइज हो जाते हैं, फिर रेड हो जाएं तो इंसिनरेशन आ जाता है। इंसिनरेशन बेसिकली ये हॉस्पिटल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके लिए एक बाकायदा मशीन होती है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट को डाल कर वो एक समझें कि आग लगा के फ्लेम लगा के बिल्कुल ही वो वेस्ट प्रोडक्ट को ख़त्म करते हैं। ये हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट के लिए।
फिर हॉट एयर ओवन आ जाता है। एक ओवन आप लोगों ने देखा होगा, उसमें अंदर एक आर्टिकल्स वगैरह रख के फिर उसको एक सेंटीग्रेड पे ठीक करते हैं, उसके वॉल्यूम सेट करते हैं, फिर वो आर्टिकल्स हमारे सही हो जाते हैं, स्टेलाइज हो जाता है। इंफ्रारेड वो भी एक किस्म की हमारे पास ड्राई हीट का मेथड होता है, जिससे हमारे फ्लेमिंग की तरह वो हमारे आर्टिकल्स को बिल्कुल ही स्टेलाइज कर देते हैं। फिर हमारा मॉइस्ट आ जाता है। मॉइस्ट में ये होता है कि सबसे पहले बिलो 100 सेंटीग्रेड में हमारी पॉस्चराइजेशन होती है। पॉस्चराइजेशन बेसिकली आपने पढ़ा होगा, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में हमने पढ़ा था कि पॉस्चराइजेशन, मिल्क को हम रख देते हैं एक ख़ास, मतलब पहले तो हम उसको गर्म करते हैं मिल्क को, फिर उसे ठंडा होने देते हैं, कूलेस्ट पे रखते हैं। तो ये बेसिकली पॉस्चराइजेशन होती है, वो मिल्क वगैरह के लिए यूज़ होती है। फिर बॉयलिंग आ जाती है। बॉयलिंग पे ज़ाहिर बात है जो भी आर्टिकल्स वगैरह गर्म पानी में हम डाल के नॉर्मली भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली बॉयलिंग का आ जाता है 100 सेंटीग्रेड पे। फिर अबो सेंटीग्रेड ऑटोक्लेव होता है, ये ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होता है। ऑपरेशन थिएटर में हम जिस तरह से कोई भी आर्टिकल्स वगैरह, कॉमनली ऑटोक्लेव ही यूज़ होता है ऑपरेशन थिएटर में। सारे आर्टिकल हम ऑटोक्लेव में डाल के एक स्पेसिफिक 100 सेंटीग्रेड से भी अबो हम उसका सेट करते हैं वॉल्यूम, तो वो आर्टिकल हमारे क्लीन हो जाते हैं। फिर आ जाता है रेडिएशन। रेडिएशन बेसिकली आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग है। आयोनाइजिंग में हमारे गामा रेज और जो भी हमारे रेजिस होते हैं, गामा रेज हो गया, और दूसरा भी एक रेजिस है जिसकी वजह से हमारे आर्टिकल्स वगैरह को हम एक स्पेसिफिक रेडिएशन पे रख के क्लीन करवाते हैं, स्टेलाइज करवाते हैं। नॉन आयोनाइजिंग में भी हमारे रेजिस आ जाते हैं, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी है, वो रेजिस हैं जिसकी वजह से हमारे आर्टिकल्स क्लीन हो जाते हैं। फिर लास्ट में आ जाता है फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड भी इतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं होते, कॉमनली हमारे ऑटोक्लेव वगैरह, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये यूज़ हो रही होती हैं। फिल्ट्रेशन मेथड में भी 4 मेथड दिए गए हैं। सबसे पहले एस्बेस्टस मेथड है, फिल्टर है, वो सिंगल यूज़ होता है लेकिन नहीं होता, क्योंकि इसमें कार्सिनोजेन जो होते हैं वो ज़्यादा फैलते हैं और इफ़ेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्थ पर। मेम्ब्रेन मेथड होता है, बेसिकली ये पेरेंटल जो हम इंजेक्शन वगैरह या सॉल्यूशन वगैरह जो भी होते हैं उनको फ़िल्टर कर रहे होते हैं, इंजेक्शन वगैरह, ये फार्मा में यूज़ होता है मेम्ब्रेन मेथड। सेंटर्ड गिलास, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, और एक गिलास में एक तकरीबन उसको फ़िल्टर करते हैं और वो गिलास टूट भी जाता है, इतना मतलब वो एक्सपेंसिव है, और बेसिकली ये कॉमनली यूज़ नहीं होते। और लास्ट में कॉन्डल फ़िल्टर आता है, जो हमारी इंडस्ट्रियल और ड्रिंकिंग वाटर पे हम कर रहे होते हैं, फ़िल्टर वाटर कर रहे होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें ना हो, जैसे नेस्ले वगैरह वाले, इस तरह से। ये हो गया हमारा फिज़िकल मेथड। फिर हमारा केमिकल मेथड आ जाता है। केमिकल मेथड में भी एक लिस्ट दी हुई है। लिक्विड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, बेसिकली ये सॉल्यूशन होते हैं जो कॉमनली हॉस्पिटल में भी यूज़ हो रहे होते हैं, फिनाइल वगैरह जिस तरह से आ गए, और सरफेस एजेंट हाइपो 10% यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। लास्ट में गैसेस आ जाती हैं, ये एथिलीन ऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड, ये भी गैसेस हैं, ये भी बेसिकली स्टेरिलाइजेशन का काम करती हैं। तो बेसिकली ये आपको दिखाने का ये मकसद था कि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन कौन से मेथड होते हैं, और जस्ट एक ओवरव्यू देना था कि स्टेरिलाइजेशन कौन कौन से मेथड से होती है और कैसे होती है। ठीक, थैंक यू।